नमस्कार दोस्तों, मौसम की बात इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम जुड़ने जा रहे हैं जाने माने मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर नरपत सिंह जी राठौर साहब से। राठौर साहब का कैरियर किस तरह से बना है, इसके अलावा वे किस तरह से इस मौसम की गतिविधियों के साथ जुड़ाव रखते हैं, यही नहीं आप और हमारे लिए लगातार मौसम से जुड़ी हुई जानकारियां भी जुटाते हैं। इन सभी बातों को जानेंगे। इसके अलावा आज एक और सबसे बड़े सवाल पर हम बात करने जा रहे हैं, इस साल का मानसून किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद लगातार अब सामान्य जनजीवन देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश की उन्नति है वो इस मानसून के साथ इस बार जुटी हुई साफ देखी जा रही है। शुरुआत करते हैं सर, सबसे पहले तो आपके जीवन के बारे में जानेंगे, किस तरह का आपका जीवन रहा है, खासकर मौसम यानी कि पर्यावरण होती है किस तरह जनता के लिए ये सारी जानकारियां जुटा कर उन तक पहुंचाना, किस तरह का एनालिसिस करना होता है। आगे बढ़े महाराष्ट्र ऐसी स्थिति के अंदर 4 में मौसम और 3 घंटे 4 जानकारी मीडिया का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने मेरे द्वारा कही गई बातों को और ये जो के बारे में जागरूकता इस और आज लोग मानसून को मानते हैं और साथ ही साथ भारतीय मौसम विभाग के द्वारा तापमान के अंदर मौसम के समय कैसी है और सही विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे कृषि बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और मौसम विभाग लगभग 3 दिन पहले आया कि विशेष मई स्थिति का के द्वारा जो समय पाया, लेकिन बारिश ना मैं इसकी वजह से आगे मेरा ऐसा मानना है कोई इस वर्ष बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो निश्चित रूप से 22 सैटेलाइट चित्र है उसके विशेष रूप से राजस्थान वो चित्र है मैं मानसून का प्रवेश मेरा ऐसा मानना है कि जो बंगाल की खाड़ी पर की शाखा वाला है उसको हम की शाखा हमेशा संश्लेषण करके और फिर राजस्थान का बारिश और अलग अलग जगह के ऊपर किस तरह से तापमान है उसका विश्लेषण करके मैं मेरा भविष्यवाणी करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग मेरी भविष्यवाणी 80 से 90% सही निकलती है। विशेष रूप से मेरी जो विश्लेषण है मानसून से संबंधित या मानसून से पूर्व का विश्लेषण है या शीतकाल के विश्लेषण है या लू का विश्लेषण है या ठंड का विश्लेषण, वो उसको पूरा बहुत अच्छे से कवरेज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के किसान को, यहाँ सामान्य जन को भी मानसून के बारे में अपडेट मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों कर रहा है। सर, सबसे बड़ी चुनौती मौसम को लेकर के आती है। क्या आपको नहीं लगता है कि पर्यावरण में जनता को अब बदलाव करने की ज़रूरत है, जनता की सहभागिता की भी ज़रूरत है, ताकि जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको कहीं न कहीं बैलेंस किया जा सके? निश्चित रूप से जो पर्यावरण ह्रास हुआ है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, उस डिग्रेडेशन का सबसे ज़्यादा असर यदि किसी के ऊपर पड़ा है वो पर्यावरण के ऊपर पड़ा है। और उसकी वजह से अपने यहाँ मेवाड़ के अंदर पहले कई दिनों तक लगातार बारिश होती, जिसको हम सामान्य भाषा के अंदर जड़ लगना कहते थे, वो प्रोसेस पिछले लगभग 20 वर्षों से बंद हो गया। उसका कारण है कि अपने यहाँ जो वन कटिंग हुई है, जो विशेष रूप से पहाड़ों के ऊपर वृक्षहीन क्षेत्र है, उसका निश्चित रूप से पर्यावरण के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा। और जो पहले लगातार बारिश होती थी, हल्की बारिश, रिमझिम बारिश, वो अब देखने को नहीं मिल रही। अचानक बारिश होती है और 10 दिन की बारिश 2 घंटे के अंदर होकर चली जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव हो रहा है और बाढ़ की स्थिति बन रहा है। मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि जो भारतीय महाद्वीप के अंदर मानसून होता है, इस महाद्वीप मानसून का प्रभाव सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं पड़ता है, इस पूरे मानसून का प्रभाव दक्षिणी चीन, पूर्वी चीन, कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा तक इसका स्पष्ट देखा गया। और अपने यहाँ जो बादल जाते हैं वो बादल चीन से होते हुए कोरिया तक बरसात करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इस क्षेत्र में यदि ज़्यादा हरियाली होगी, ज़्यादा वनस्पति होगी, तो निश्चित रूप से हिमालय के ऊपर उसका नकारात्मक असर नहीं होगा, क्योंकि हिमालय के अंदर बहुत बड़ी भारी मात्रा के अंदर ग्लेशियर है जो पिछले 25 साल से बदल गए। यदि वनस्पति विहीन
होने की वजह से तापमान बढ़ेगा, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे और धीरे धीरे नदियों के अंदर पानी की कमी होगी। ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण और निकट भविष्य के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जल संकट को भी रेखांकित करता है। यदि हम अभी से ग्लेशियर को नहीं बचाएंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, निश्चित रूप से जिसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन, इसका असर सबसे ज़्यादा आम आदमी पर, गरीब पर देखा जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर हम हर इंसान का ये कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाएं और जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका कम से कम उपयोग करते हुए लंबे समय तक उपयोग करें। ऐसी यदि नीतियाँ बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये धरती स्वर्ग बन सकती है। सर ने बहुत बड़ी बात की है। मानव स्वार्थ के चलते स्वभाव में अब बदलाव लाने की ज़रूरत है, तभी इस पृथ्वी को हम बचा सकते हैं, वरना यही पृथ्वी एक दिन विकराल रूप लेकर मानव को कहीं न कहीं क्षति पहुंचा देगी। इस मानसून को कैसा देख रहे हैं? आपकी नज़र में कितना % मान लें कि ये सकारात्मक रहने वाला है या मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो मानसून के ज़्यादा अच्छे होने का, सामान्य मानसून यदि होता है तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस बार सामान्य मानसून होगा। कहने का मतलब ये है कि फसलों को कम क्षति हो सकती है। कम क्षति हो सकती है। क्षति होने का सबसे बड़ा कारण है यदि जो एक बारिश होती है उसके बाद में जो दूसरी बारिश हुई उसमें यदि लंबा समय नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये मानसून अच्छा होगा। और यदि एक बारिश के दूसरी बारिश के बीच में महीना, 1.5 महीने या 100 महीने का समय निकल जाएगा तो फसलों को बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार बारिश मानसून सामान्य रहेगा, जिसकी वजह से खाद्यान्न का उत्पादन अच्छा होने की। ये सर का साहब कहना है। उदयपुर शहर को इन दिनों पर्यटन की दृष्टि से विश्व भर में एक अलग ही रूप में देखा जा रहा है। यहाँ का जो मानसून है या यहाँ का जो मानचित्र में देखते हैं तो जो यहाँ का जो भौगोलिक स्तर है वो किस तरह का है आपकी नज़र में, और क्या हम सभी को मिलकर और ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि इस शहर की सुंदरता बढ़ सके? क्योंकि कई बार हम ज़्यादा अति उत्साहित हो जाते हैं कई बार, और उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को जो है प्रयास करने चाहिए, वो प्रयास हो नहीं पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर जो बेसिन है ये एक चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसको हम गिरवा कहते हैं। उदयपुर की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो हिमालय के अंदर मानसरोवर है उससे जो जल विभाजक रेखा जो एक पश्चिम में जाती है, पूर्व में जाती है, पूर्व में जाने वाली जल अरुणाचल प्रदेश से होकर अराकान माउंटेन रीजन से वो फिर बंगाल खाड़ी से, और जो दक्षिण के अंदर जाती है, पश्चिम वाली जो है जो दक्षिण में, वो उदयपुर के ठीक पश्चिम में जो उबेश्वर जी पहाड़ी क्षेत्र है उससे निकलकर ये दक्षिण के अंदर विंध्य, सतपुड़ा और वेस्टर्न घाट से होती है कन्याकुमारी की जाए। ऐसी स्थिति के अंदर ये एक ऐसा क्षेत्र है उदयपुर वो बेसिन जहाँ सभी प्रकार की वनस्पति मिलती है, सभी प्रकार की जलवायु दशाएँ मिलती है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ के आम जन को मेरा ये सुझाव है कि यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे वृक्ष की हो, चाहे पहाड़ों की हो, यदि हम उसको बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से जो इस वर्ष जो ज़्यादा पर्यटक आएंगे वो हर साल आएंगे, जिसकी वजह से अपने यहाँ के लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, आमदनी बढ़ेगी। और इसमें मेरा एक मानना ये है कि यहाँ के जो शासक हुए उन्होंने जो इस शहर को बसाया, यद्यपि युद्ध की दृष्टि से उन्होंने मेवा चित्तौड़ को छोड़ के बसाया, लेकिन उन्होंने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जिसकी वजह से ये आज़ादी से पहले ये बेसिन, ये छोटी सी एक घाटी अपने आप में पूर्ण सक्षम था। सफिशिएंट यहाँ खाद्यान्न होते थे, सभी प्रकार के फल फूल वृक्ष होते थे, और जो लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे यहाँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। मैं आपको बता दूँ 1960 तक आठ नदी वर्ष भर बहती थी, लेकिन जैसे जैसे जल का सदुपयोग और दुरुपयोग होने लगा, जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे ये नदी सूख गई और एक गंदे नाले के रूप में। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ के आम आदमी का ये कर्तव्य है कि वो इन नदियों को, इन झरनों को, इन छोटे नालों को, इन छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्रों को यदि बचा कर रखेंगे तो यहाँ की जलवायु, मैं आपको कहूँगा, जब मैं पढ़ता था तो ये कहा जाता था कि उदयपुर राजस्थान भर के अंदर कश्मीर की जलवायु लिए हुए, और निश्चित रूप से उस जलवायु दशाओं के अंदर कमी आई है, जिसकी वजह से हम अब ये कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ भी पर्यावरण इस बार यदि आप देखेंगे तो उदयपुर का भी 44 डिग्री टेम्परेचर है, और लगभग 40 डिग्री, कई बार ऐसा हुआ 40 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। यदि यहाँ ज़्यादा पहाड़ पर हरियाली होगी, घास के मैदान होंगे तो निश्चित रूप से ये तापमान कम हो गए,
अन्यथा ये तापमान दिनों दिन बढ़ेंगे और हो सकता है अगले साल अपने यहाँ भी 45 डिग्री के आसपास तापमान जो पर्यावरण में ह्रास हुआ उसका असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ आम आदमी का ये कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, जंगल को बचाए और पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर यदि पेड़ लगाएंगे, जंगल को बचाएंगे, निश्चित रूप से यहाँ की जलवायु दशा आज से 60 साल वाली जलवायु से पुनः आ सकती है। सर, एक हमारा चैनल प्रयास कर रहा है, करीब 3 साल से हम एक प्रयास कर रहे हैं, किसी का भी जन्मदिन आता है और कोई भी खास मौका होता है तो या तो वो पौधा भेंट किया जाए उसको, और एक दूसरा उसी रूप में कि आप मंदिर भी जाते हैं तो फूल प्रसाद जो भी ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप फूल फल से जुड़े हुए पौधे भी भेंट कर सकते हैं। ये हमने पर्यावरण की दृष्टि से हमने भी मुहिम चला रखी। कैसा कहते हैं, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? निश्चित रूप से जो आपने प्रयास किया, ये प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है और इससे मैं बता दूं आपको, शहरी क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से इसमें हरियाली बढ़ेगी और माइक्रो लेवल के ऊपर, सूक्ष्म स्तर के ऊपर जो जलवायु दशाएं परिवर्तन होगी, वो परिवर्तन सही दिशा में होगी, जिसकी वजह से अपने यहाँ हो सकता है यदि अपने यद्यपि ये छोटा प्रयास है जी कि आप जन्मदिन के ऊपर या मंदिर जाओ तो आप वृक्ष को भेंट करो या पौधे को, लेकिन धीरे धीरे यदि एक मुहिम और एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से उदयपुर पुनः फूलों वाली घाटी होगी, पेड़ पौधों वाली घाटी होगी। और मैं बताता हूँ कि इसके चीरवा के घाट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट टाइप की जलवायु वनस्पति है और इसका केवड़ा के नाल के अंदर बिल्कुल भिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति है। ये छोटे से लगभग 550 450 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपको जितनी विभिन्नता है इकोसिस्टम में यहाँ मिलती है, वैसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और मैं इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता हूँ कि यहाँ यद्यपि यूरोप के अंदर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहाँ अलग अलग ऊंचाई के ऊपर झरने मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर उन्होंने इस तरह से लेक रीजन को डेवलप किया है कि यदि कोटड़ा नदी, जिसको बाद में बदलकर सिसारमा में यदि ज़्यादा बारिश होगी तो पहले पिछोला भरेगा और फिर उसका पानी स्वरूप सागर, रंग सागर से होता हुआ फतेह सागर, और यदि आहड़ के जलग्रहण क्षेत्र के अंदर हैवी रेनफॉल होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो मदार नहर के द्वारा फतेह सागर भर जाएगा और फतेह सागर से जो लिंक कैनाल बना रखी उसके द्वारा स्वरूप सागर, रंग सागर से अमरकुंड, अमरसर से पिछोला। इस तरह से ये जो जल संरक्षण का पद्धति मेवाड़ के अंदर विकसित हुई है, ये विश्व भर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो मौसम की बात में ये थे जाने माने मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर NS राठौर साहब। मौसम की बात में आगे भी सर से बात होती रहेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया और आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे आपसे। हाँ रमेश जी, आपको विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए कि आप मेरे विद्यार्थी हो, लेकिन आपने जो मीडिया के अंदर अपना स्थान बनाया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। और आपने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं जो आम जन से जुड़े हुए हैं या फिर प्रकृति प्रेमी से जुड़े हुए हैं या फिर किसानों से जुड़े हुए, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप इस तरह के मुद्दे उठाएंगे जिसकी वजह से जन जागृति होगी।